हेलो दोस्तों, मैं आरिफ और ये आपका यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एकेडमिक स्टडीज। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सिलेबस वगैरह। इससे पहले मैं इन्वायरमेंटल साइंस की 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसके बाद भी काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न है यूनिट्स को लेकर कि कौन सी यूनिट्स आ रही हैं, कौन सी यूनिट्स नहीं आ रही है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आ रहा है कि सर 4 ही यूनिट आ रही है, 10 की 10 यूनिट नहीं आ रही है। तो वो 10 यूनिट क्या है और 4 यूनिट का क्या खेल है, ये भी मैं आपको अभी जस्ट बताने वाला हूँ। उसको बहुत ध्यान से सुन ले, कितनी यूनिट आ रही है और कितनी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। क्योंकि जो व्हाट्सएप में काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं और ग्रुप्स में काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं। मैसेज में 4 ही यूनिट का दिखाया गया, 1 2 3 4। उसमें सिर्फ यूनिट्स के बारे में बताया गया, लेसन्स के बारे में नहीं बताया गया। तो वही मैं कन्फ्यूज़न क्रिएट जो कर रखी है व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए, उसको वापस से सोल्व करने की कोशिश करता हूँ कि आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन सी यूनिट पढ़नी है इसके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है सब कन्फ्यूजन्स दूर करने के लिए एक ही सॉल्यूशन है कि मैं ये वीडियो बनाता। हालांकि मैं सिलेबस को लेकर, आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये पार्ट 3 है। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो आप देख ले, बिना स्किप करे ये वीडियो देखे, तभी आपको ये समझ में आएगी। अदरवाइज जो है आप खुद ही जानते हैं कि स्किप करने से काफ़ी चीज़ें बीच में रुक जाती है। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले और शेयर करे, लाइक करे। तो आइए चलते हैं हम सबसे पहले सिलेबस को लेके कि यूनिट 4 आ रही हैं या 10 आ रही हैं। तो ये यूनिट 4 और यूनिट 10 का क्या इशू है, इसको लेके हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इशू है वो इशू ये है कि यूनिट तो सिर्फ 4 ही आ रही है। ठीक है, 4 यूनिट आ रही है, लेकिन लेसन 10 आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या है, यूनिट 4 है या 10 है। तो जो फर्स्ट यूनिट जो हम देख रहे हैं अपने सिलेबस में, वह इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल साइंस। ये यूनिट 1 एंड लेसन 1 है। बहुत ध्यान से इस चीज को सुन ले कि ये यूनिट 1 लेसन 1 है, यानी कि अध्याय 1 और इकाई 1 है, इकाई 1 है। ठीक है, तो इसमें पर्यावरण अध्ययन का परिचय हमें बताना है। ठीक है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बीच में बताऊंगा अभी आपको। सबसे पहले मैं जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो सिलेबस है, जिसको लेके सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि 4 यूनिट आ रही है या 10 यूनिट आ रही है। ठीक है, यूनिट 2 जो है, ठीक है, यूनिट 2 के अंदर 3 लेसन है। यूनिट 2 जो है वो है इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम के अंदर 3 यूनिट है। तो लेसन मतलब सेकंड यूनिट में 3 चैप्टर है। तो लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4, जो कि जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपनी वीडियो पार्ट 1 में पूरी जो है यूनिट 2 करवा चुका हूँ। लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और उसके बीच में जो भी पैटर्न है, एग्जामिनेशन पैटर्न है, वो भी मैं जो है आपको पार्ट 2 में बता चुका हूँ। ठीक है, तो यूनिट 2 जो है उसमें लेसन 3 है। ठीक है, कौन कौन से? लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो ये 2, 3 और 4। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा जो है वो लेस यूनिट 3 है। तो यूनिट जो 3 है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है यूनिट 3 है। ठीक है, लेकिन यूनिट 5 जो है वो है लैंड रिसोर्स। ठीक है, यानी कि भूमि संसाधन। इसी तरीके से इसके अंदर 3 चैप्टर है, 3 लेसन आएंगे। लेसन 5, लेसन 6, लेसन 7। ठीक है, तो लेसन 5 क्या है? लैंड रिसोर्स, यानी कि भूमि संसाधन, यानी कि नेचुरल प्राकृतिक संसाधन का, नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट जो लेसन है 5। ठीक है, इसी तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का ही लेसन 6 है, वो है वाटर रिसोर्सेज, यानी कि हमारा आ जाएगा जल संसाधन को लेकर। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा
लेसन 7 जो कि नेचुरल रिसोर्सेज यूनिट 3 का ही पार्ट है, वो उसमें आ जाएगा एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि ऊर्जा संसाधन। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम सीधा यूनिट 4 जो कि लास्ट यूनिट है, 4 ही यूनिट आ रही है, जिसके अंदर भी जो है 3 लेसन है, लेसन 8, लेसन 9, लेसन 10। लेसन 10 जो है मैं करवा चुका हूँ पार्ट 2 में। ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह और उसके आंसर्स वगैरह भी मैं इसमें बता चुका हूँ। जो लेसन 8 है वो है पॉल्यूशन, और यूनिट 4 भी जो है वो भी पॉल्यूशन के ऊपर ही बताई गई है। ठीक है, जिसमें आपको एयर नॉइस एंड न्यूक्लियर पॉल्यूशन के बारे में बताया गया। ठीक है, इसमें जो है ये आ जाएगा 8 यूनिट, 8वां अध्याय, प्रदूषण, वायु प्रदूषण, शोर प्रदूषण एवं परमाणु प्रदूषण। ठीक है, इसी यूनिट का यानी कि यूनिट 4 का चैप्टर 9 जो है वो भी पॉल्यूशन ही है, जिसके अंदर भी 3 तरीके के पॉल्यूशन की बात की गई है, वाटर पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, जो कि अध्याय 9 है प्रदूषण यानी कि जल प्रदूषण, तापीय प्रदूषण एवं मुद्रा प्रदूषण। ठीक है, इसी का यानी कि यूनिट 4 का लेसन 10, ठीक है, यानी कि सॉइल वाटर मैनेजमेंट एंड केस स्टडीज, जो कि मैं पार्ट 2 के अंदर बहुत अच्छे से ये पूरी की पूरी यूनिट मैंने करवाई है, जिसके अंदर वाटर मैनेजमेंट को लेकर है, वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर है, वेस्ट मैनेजमेंट के 5 प्रिंसिपल्स है उनको लेकर है, और बहुत सारे जो केस स्टडीज है जिसके अंदर जो लंदन स्मॉग है, लॉस एंजलिस है, भोपाल गैस ट्रेजेडी है, ताजमहल है, ताजमहल इशू है, गंगा पोल्यूशन है, यमुना पोल्यूशन, इन सब के बारे में मैंने पूरे डिटेल से बताई है पार्ट 2 में। तो जिसने अभी तक नहीं देखी वो पार्ट 2 की जो है ये चैप्टर 10 को बहुत अच्छे से उसमें बताया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिट 4 का लास्ट चैप्टर। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को ये चीज समझ में आई होगी कि यूनिट 4 ही आ रही है, लेकिन 4 यूनिट जो है 10 चैप्टर में बेस्ड है। चैप्टर, ठीक है, 1 जो है वो यूनिट 1 है, चैप्टर 2 जो है उसमें यूनिट 2 जो है उसमें चैप्टर 2, 3 एंड 4 है। ठीक है, इस तरीके से आपको जिस तरह मैं बता रहा हूँ एक बार जरूर देख ले, इस तरह आपको जो है सिलेबस इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बेसिकली जो है बात करते हैं कि जो हमारा जो सिलेबस है उसमें अब काफ़ी सारे मैं करवा चुका हूँ, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 10 ये मैं करवा चुका हूँ, लेकिन अभी आज मैं जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ जो कि आने वाले हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के ऊपर बात कर लेता हूँ। एग्जाम पैटर्न में आपको करना क्या है, एग्जाम पैटर्न में बेसिकली जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 1 नंबर में भी आएंगे, 2 नंबर में भी, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, 10 मार्क्स में। ठीक है, तो आपको जो ये एग्जाम पैटर्न है ना ये इस तरीके से आने वाला है, यानी कि ट्रू फॉल टाइप के क्वेश्चन आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, या फिर आपसे वन लाइनर टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, या आपसे सिर्फ सीधा एक वर्ड पूछा जा सकता है, सिर्फ वो बताना है आपको। जैसे कि सीधा पूछा जाएगा कि द लंदन स्मॉग कब हुआ, ठीक है, तो 1952 में, तो सिर्फ आपको सिर्फ 1952 लिखना है। ठीक है, तो जस्ट मैंने एग्जांपल आपको जो बताया है आपको इसको ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज मैंने पूरा का पूरा जो है एग्जाम पैटर्न वो वीडियो 2 जो है इन्वायरमेंटल साइंस का पार्ट 2 है, उसके अंदर पूरा एग्जाम पैटर्न मैंने बताया है। एक बार आप जो है एग्जाम पैटर्न समझने के लिए उस वीडियो को ध्यान से देख लें। आज जो मैं आपके सामने बताने वाला हूँ वो है चैप्टर 1 यानी कि यूनिट 1। जो यूनिट 1 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 1 हर सिलेबस की यूनिट 1 आप जरूर करके जाएं, क्योंकि यूनिट 1 से 100% क्वेश्चन आते हैं। और कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल करके जाएं, 100% वही क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। तो जो यूनिट वन है इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज, यानी कि पर्यावरण अध्ययन का परिचय। तो पर्यावरण अध्ययन का जो परिचय है इसमें हमें बेसिकली 3-4 चीजों के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहले कि ये जो पर्यावरण अध्ययन है यानी कि इसमें हमें बताना है इन्वायरमेंटल साइंस एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, दूसरी चीज मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। जो इन्वायरमेंटल साइंस है इसका बहु अनुशासनात्मक जो है प्रकृति है।
तीसरा जो है स्कोप, इम्पोर्टेंस एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज, यानी कि पर्यावरण अध्ययन का जो कार्य क्षेत्र है एवं महत्व है उसको बारे में बताना है। एंड लास्ट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, SSD। तो जो है सतत विकास की जो अवधारणा है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इससे रिलेटेड हर यूनिट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को थोड़ा थोड़ा सा टच किया गया है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से आप जरूर थोड़ा सा पढ़ के जाए। इसके रिगार्डिंग मैं आपको जैसे कि एक नंबर से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके लिए मैं आपको जस्ट दिखाने वाला हूँ। वो ये है, ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है कि ये इंटेक्शन के एक वन जो है मार्क्स टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो इस टाइप के आ सकते हैं। जैसे कि सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो सबसे जो निचली परत है उसको क्या कहते हैं, ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे के सीधे आपको इस टेबल पे आ जाना है। देखो ये टेबल जो है, इस टेबल पर आप देख रहे होंगे कि इस टेबल पे पूरा का पूरा एटमॉस्फेरिक लेयर का जो पर किलोमीटर एटीट्यूड है वो दिखाया गया है। जैसे कि ये लेयर है, ये इसका एटीट्यूड है, ये टेम्परेचर है, ठीक है। तो इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, ये बताया गया। जैसे कि स्ट्रेटोस्फेयर है जो वो 0 to 10 किलोमीटर का एरिया जो है वो कवर करती है। तो इसका मतलब यही हो जाएगा, ये सबसे निचली परत जो है शोभ मंडल इसको बोलते हैं। फिर है स्ट्रेटोस्फेयर जो कि 10 to 50 किलोमीटर आती है, मेसोफियर जो 50 to 85 किलोमीटर, एंड थर्मोस्फेयर जो है 85 to 500 किलोमीटर के बीच के जो एरिया है उसको, उस एटीट्यूड को कवर करती है। तो बेसिकली आपको इतनी इजीली ये आंसर मिल जाएंगे अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से ये जो मैं बता रहा हूँ ये पढ़ लिया। क्योंकि जो एक नंबर वाले क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली आपके यहीं से आने वाले हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होंगे, आपको इजीली उनका आंसर आसानी से दे सकते हैं। और इसमें कोई नंबर कटने वाली बात नहीं कि आपने 2 पेज का आंसर लिखना है। इसमें जस्ट आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है तो आपको सिर्फ एक वर्ड लिखना है, ठीक है। ट्रू फॉल है तो आपको सिर्फ चाहे तो ट्रू पे क्लिक कर देना, ट्रू पे राइट कर देना है या फॉल पे राइट कर देना है। वन लाइनर आंसर आएगा तो उस पर सीधा लिख देना है। जैसे कि इसमें वन लाइनर आंसर लाइक दिस, ये जो देख रहे हैं ना आप कि ऊंचाई के साथ तापमान में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो जो ऊंचाई के साथ जैसे ही बढ़ता है एटीट्यूड में तो उसको ह्रास दर कहते हैं, ठीक है। कौन सी दर कहते हैं? ह्रास दर कहते हैं। तो इसी तरीके से ये इंग्लिश में हो गया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद द एटीट्यूड इज कॉल्ड एज, इसको जो है हम ह्रास दर, ठीक है, जो लीज रेट इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, इसमें आपको सिर्फ एक वर्ड लिखना है। फिर इस तरह अगर ये हम देखें कि कॉम्बिनेशन ऑफ द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर फॉर्म, तो ये तीनों की तीनों जो है का समायोजन किस रूप में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बायोस्फेयर, यानी कि जो है जीव मंडल में। तो अगर हम देखें जीव मंडल जो है उसमें दिखाया भी गया है कि जो जीव बायोस्फेयर, जो बायो का जो अर्थ है उसका मतलब होता है जीवन, और यह जो है पर्यावरण में वायुमंडल, स्थल मंडल एवं जल मंडल का स्व विनियमन अतिव्यापी क्षेत्र है। तो इनकी इन तीनों को का क्षेत्र जो है बायोस्फीयर है। तो इस तरीके के आप जो है जो शॉर्ट्स हर चैप्टर के अंदर करीबन करीबन 8 से 10 ये चीज दी हुई है। इसी के साथ आपको जो मेन चीज ध्यान देने वाली बात है वो है कि हर चैप्टर के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट जो है शब्दावली दी हुई है, उन शब्दावलियों को आप बहुत इजी से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो शब्दावली है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएंगी, बहुत इजीली आपको ये मिल जाएंगे और आपको बहुत आसानी से ये कर लेनी है, ठीक है। जैसे कि हिंदी में भी और इंग्लिश में भी देख आप आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे शब्दावली यानी कि ग्रोसरी। तो जिसमें इसमें कि अगर आप देखेंगे इंग्लिश वाले में तो ये क्वेश्चन जैसे कि आप प्रीवियस ईयर के यानी कि जो मेरी सेकंड
पार्ट वाली जो वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो आपको इजीली जो वन लाइनर टाइप 25 वर्ड टाइप के क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का आता है, ठीक है, वो आपको इसी तरीके से देना है। उसमें एटमॉस्फेयर आ जाएगा यानी कि वायुमंडल, तो उसमें आपको सिर्फ वायुमंडल के बारे में बताना है कि वायुमंडल क्या है। तो जैसे कि वायुमंडल क्या है, वायुमंडल है गैसीय मिश्रण का एक पतले से आवरण जो कि ग्रह को ढकता है और पृथ्वी को जैविक घटकों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। आप इतना भी लिख देंगे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मार्क्स मिल जाएंगे। इसी तरीके से फिर है बायोस्फीयर है, फिर इन्वायरमेंट है, फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज किसे कहते हैं, तो इन्वायरमेंटल स्टडीज इज द मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज which study various dimensions science social science cultural economy political etc of the environment issue of and the challenges and the triangle solution is the holistic way it study to the human environment interaction and the result of the micro and macro level। ठीक है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन जो है, पर्यावरण अध्ययन का एक बहुआयामी विषय है जो कि पर्यावरण के विभिन्न आयामों जैसे वैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि का अध्ययन करता है। इसके मुद्दे और चुनौतियों और ठोस समाधानों का समग्र रूप से अध्ययन करता है। तो आप इजीली इसको देख सकते हैं, बहुत ही छोटी छोटी शब्दावली है। इसी तरीके से हाइड्रोस्फीयर किसे कहते हैं, लिथोस्फीयर किसे कहते हैं, मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट मीट टू नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंपैरिजन। ठीक है, यानी कि हमें जो है आने वाली पीढ़ियों के लिए ये चीज़ों को बचा के रखना है। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन पे पूरा ध्यान देना है। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है पर्यावरण अध्याय के बहुआयामी प्रकृति से आप क्या समझते हैं। बहुआयामी प्रकृति जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें साइंस, सोशल साइंस, कल्चर, रिलीजन सबके बारे में इसमें पूरे दिया जाता है और विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण कैसे मदद कर सकता है, ये कैसे मदद करता है। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड by the multidisciplinary nature of the environmental science and how does the multidisciplinary approach help to solve various environmental problems। ओके तो ये जो क्वेश्चन है पिछली बार भी कई बार आ चुका है। ठीक है, आपको इस बेसिकली इस क्वेश्चन में जो है डायमेंशंस बताने हैं कि कैसे जो है इन्वायरमेंट जो है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स को एफिलिएट करता है और उसको जो कि इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व करने में हेल्प करता है। इसके बाद जो इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो है कंपोनेंट्स यानी कि इसके घटक का। ठीक है, वायुमंडल के कौन कौन से घटक है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा जैसे कि इस चैप्टर में है। और लास्ट यानी कि तीसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है इसके अंदर डिस्कस द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है एंड राइट द शॉर्ट नोट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो दोनों चीज एक ही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर आप अपना जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये जो चैप्टर 1 है ये इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं आप इनको एक बार ज़रूर याद कर लें और इनके जो मैं साथ साथ में आंसर बता रहा हूँ। इसके अलावा जो आप देख रहे हैं चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 2, 3, 4, चैप्टर 2, 3, 4 जो है मैं पार्ट 1 जो है मेरी वीडियो का इन्वायरमेंटल साइंस का उसका पार्ट 1 जो है उसके अंदर मैं ये करवा चुका हूँ। तो आप जो है चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको जानने के लिए उनके उसमें क्या क्या मैंने बताया विद आंसर, तो वो आप बड़े इजी तरीके से उसमें देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम सीधा चैप्टर 6 पर। तो चैप्टर 6 में जो है इम्पोर्टेंट वो देख लेते हैं। चैप्टर 6 में भी आपको जो है यानी कि इसमें जो है प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बात की गई है। तो आपको सीधा जो है इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर लेके आ जाता हूँ मैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको जैसे कि जलीय चक्र क्या है, ठीक है, इसकी व्याख्या कीजिए और जल के वितरण की व्याख्या कीजिए। तो ये चैप्टर 6 है। ठीक है, ये आपका जो है नेचुरल रिसोर्सेज है और इसमें आपको फिर जो है जो जलभूत को परिभाषित कीजिए क्या होता है और संकुचित जलभूतों में क्या अंतर है इसके बारे में बताना है और भारत में जल संसाधनों पर एक टिप्पणी कीजिए। और इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि आजकल बहुत सारी समस्याएं चल रही है कि जल के रख रखाव को लेकर
सतत जल प्रबंधन, यानी कि वही है सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, जो कि मैं शुरुआत में बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके काफ़ी कुछ हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, और उसको लेकर इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा जो हलचल है। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आराम से और अच्छे से याद कर ले। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स के बारे में था, वर्षा जल संचय किसे कहते हैं, और वाटरशेड प्रबंधन क्या है, वाटरशेड मैनेजमेंट एंड द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये क्वेश्चन इससे आने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा हम चैप्टर 5 में अगर देखें तो चैप्टर 5 में जो है भूमि संसाधन जो है हमारा, इसमें हमें बेसिकली ये देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। तो इसमें बेसिकली जो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें भी आपको वही करना है, जो इसमें शब्दावली है इन शब्दावलियों को बहुत ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि शब्दावली से ही शॉर्ट क्वेश्चन जो कि वर्डिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं से आएंगे। जैसे कि अगर हम इसमें देख ले कि लैंड कवर है, ठीक है, इसी तरीके से हम हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में देखते हैं, जैसे कि वनों की कटाई, डिफोरेस्ट्रेशन, ठीक है, ये क्या होता है, यानी कि वनों की कटाई वन क्षेत्र की सफाई या स्थायी निकासन है, ताकि वहाँ अन्य उपयोग के लिए उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है डिफरेंट डिफरेंट है, डेजर्टाइजेशन है, फिर या फिर लैंड डिग्रेडेशन है, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कितने सारे इसमें हर चैप्टर में 5 से 7 ही, सिर्फ हर चैप्टर में 5-7 ही मिलेंगे आपको ये जो शब्दावलियां हैं, और ये शब्दावली आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है। अगर आप इन सबको कर लेंगे तो आप जो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 5 या 6, ठीक है, उसको बहुत इजी से कर पाएंगे, क्योंकि वो शॉर्ट होते हैं, सिर्फ 25 वर्ड या 20 वर्ड 15 वर्ड में उनका आंसर देना होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें भी अगर देखा जाए तो, और एक चीज और, ये जितने भी मैं बीच में आपको शॉर्ट्स बताए हैं, ठीक है, उनके आंसर्स यहाँ पर है। ठीक है, जैसे कि जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के आंसर यहाँ मिल जाएंगे आपको, ठीक है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो इसी तरीके से जैसे कि ये वाला है, मैं आपको बता भी देता हूँ एक एक जैसे कि ये जो है, आप ऊपर जाएंगे और ये हर चैप्टर के आपको क्वेश्चंस याद से कर लेने, जैसे ये वाला क्वेश्चंस ये वाले हैं, इन सब के जो आंसर है आपको वहां पर नीचे मिल जाएंगे, जैसे ही जहां पर आंसर खत्म, जहां पर ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, ये आपके आंसर्स हैं यहाँ पर, बड़ी इजी से ये आपके आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ आपकी बुक में है। मैं आई रिपीट अगेन कि आपको बुक के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर आपने ये जो बुक है, जो ये नोट है, नोट समझ लीजिए, बुक समझ लीजिए, ये पूरा का पूरा पेपर में आने वाला है। ठीक है, इसी में से आने वाला, बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से, चैप्टर 5 से, वो है डिफरेंस बिटवीन द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन और गैर नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दूसरा, इसमें सॉइल इरोजन के बारे में पूछा जाता है कि जो मुद्रा अपरदन को नियंत्रित करने की कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, और डिफरेंट बिटवीन द डिग्रेडेशन एंड डिस सर्टिफिकेशंस। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई पर्यावरण, ये भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण के अंदर क्या अंतर है, एंड एलिब्रेट द स्टेप ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द लैंड रिसोर्सेज। तो सतत विकास के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसका हर चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जिक्र है। तो आपको इसको बहुत ध्यान से देख लेना एक बार, ये वाला अच्छे से करके जाना, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से पिछली बार भी पूरा एक 10 नंबर का क्वेश्चन आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। तो आपको अगर आप इजीली अगर वो कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, कि क्योंकि उसमें आपको लिखना है सिर्फ, जस्ट आपको 1 2 3 4 कितने सारे गोल हैं, उन गोल्स के बारे में बताना है, उस गोल्स में क्या क्या दिया हुआ है वो बताना है। ठीक है, जैसे कि अगर हम भूमि संसाधनों से रिलेटेड देखें तो भूमि संसाधन को लेके क्या क्या चीजें हैं वो आप इजी तरीके से उसमें बता सकते हैं। ठीक है, पेपर आपका इन्वायरमेंटल साइंस का थोड़ा लेंथी जरूर होगा लेकिन इजी होगा। ठीक है, जिसको मैं पार्ट 2 के अंदर बता चुका हूँ। पार्ट 2 के अंदर मैंने पूरा पूरा बताया है कि आपको किस तरीके से इजीली उस पूरे पेपर को करना है। उसमें डायग्राम भी आएगा, डायग्राम को कैसे सोल्व करना है। इसके अलावा उसमें टेबल्स आएंगी, टेबल्स को भी आप इजी तरीके से कर सकते हैं।
ठीक है, इसके बाद हम सीधा जाते हैं चैप्टर नंबर 7 पर। चैप्टर नंबर 7 का जो है, इसके अंदर हमारा जो एनर्जी रिसोर्सेज का है। ठीक है, तो इसमें भी आपको सेम वही करना है कि सबसे पहले आपको इसके जो है समरी से पहले आपको इसके जो शॉर्ट्स हैं उनके ऊपर जाना है, और हर चैप्टर की भी आपको समरी जरूर पढ़ लेनी है, जिससे कि आप इजीली तौर पर समझ सकते हैं कि इस चैप्टर में बेसिक क्या दिया हुआ है, क्योंकि जो समरी होती है वो पूरे चैप्टर का निचोड़ होती है। ठीक है, और आप इसको है ना बहुत इजी तरीके से देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके से क्या दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसमें देखें वनों की कटाई, ठीक है, तो वनों की कटाई, वन क्षेत्रों की सफाई, स्थायी निकासन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि एनर्जी रिसोर्स क्या होते हैं, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, एनर्जी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कोयल, कोयल कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में बताना है। ठीक है, कोयले के विभिन्न प्रकार होते हैं। ठीक है, उसमें परंपरागत स्रोत कौन से हैं और परंपरागत स्रोत कौन से हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ये वाला क्वेश्चन है, ऊर्जा के नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन है और भूतापीय ऊर्जा, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। जीवाश्म ईंधन क्या है, उसके 3 उदाहरण बताइए, और जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है, 2 कारण बताने हैं इसमें आपको। और भारत के विशेष संदर्भ में बढ़ती हुई ऊर्जा की आवश्यकताओं पर लेख लिखिए। ये आपका जो पेपर है इन्वायरमेंटल साइंस वाला, इस पेपर के अंदर आपको बेसिकली बहुत सारी चीज़ें आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती है कि इस पे आपके क्या विचार है। जैसे कि अगर आप पार्ट 2 वाली वीडियो में देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पार्ट 1 का भी पार्ट 2 का भी, आप उसको इसलिए जाकर पूरी वीडियो देखिए। उसके अंदर मैंने पूरे सेकंड पार्ट के अंदर मैंने चैप्टर किस तरीके से आएंगे, प्लस में आपको पेपर का जो सेटअप है वो किस तरीके से होगा उसको बताया हुआ है। उसमें इजी तौर पे जैसे कि एक मैंने चैप्टर 2 के अंदर बताया है, चैप्टर पार्ट 2 के अंदर बताया कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि एक रमन है, उसका दोस्त है, वो दोनों पार्क में जाते हैं, बहुत सारे पॉलीथीन्स वगैरह में सामान लेके जाते हैं। ठीक है, और खाना वगैरह पैकेजिंग वगैरह का सब चीज़ लेके जाते हैं। उसके बाद वो जो है बाद में जो सर जो सामान बचता है उसको जला देते हैं। ठीक है, तो उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया कि क्या रमन ने, उसके फ्रेंड ने खाने को जला दिया, मतलब जो भी सामान बचा, पन्नी पॉलीथीन कागज वगैरह का, उसको जला दिया, वो सही करे नहीं करा, अगर सही करा तो क्यों करा, अगर गलत करा तो उसको क्या सुझाव देनी चाहिए थी। वहां पर 2 डस्टबिन रखे होते हैं, ग्रीन कलर का एक ग्रीन कलर का और एक ब्लू कलर का, तो उनको कौन सा यूज करना चाहिए था, गीले कचरे के लिए कौन सा और सूखे कचरे के लिए कौन सा। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं कि भारतीय ऊर्जा के संदर्भ में जो है आपको बेसिकली बताना है। ठीक है, तो ये चीजें जो है आप बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। इस चैप्टर को आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आपने ये चैप्टर कर लिया तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है हम आ जाते हैं जो इन पॉल्यूशन से रिलेटेड चैप्टर हैं। ठीक है, पॉल्यूशन से हर बार क्वेश्चन आता है 100%, क्योंकि पॉल्यूशन जो है आज के टाइम की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, पूरी दुनिया की समस्या है। चाहे वो वायु प्रदूषण हो, शोर प्रदूषण हो या परमाणु प्रदूषण हो। ठीक है, परमाणु प्रदूषण को लेकर बहुत सारी घटनाएं भी हो चुकी हैं, और इससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें जो पॉल्यूशन से रिगार्डिंग आता है, तो पॉल्यूशन में के बारे में आपको पता होना चाहिए, सोर्स ऑफ पॉल्यूशंस, पॉल्यूशंस के सोर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके बाद है जो क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉल्यूशन, तो इसके पॉल्यूशन के जो क्लासिफिकेशंस हैं वो कौन कौन से, स्रोत कौन कौन से हैं, ये अच्छे से वर्गीकरण वर्गीकरण में बताया गया है। ठीक है, तो नेचर ऑफ पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, यानी कि प्रदूषकों के नियंत्रण की प्रकृति जो है, एक तो होती है जैव निम्नीकरण और एक होती है जैव अनिम्नीकरण। ठीक है, यानी कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, इसके अंदर जैसे कि एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, फिर उसके बाद है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है और थर्मल पोल्यूशन है। ठीक है, ये कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है, पर्यावरण के घटक, ये सारे ये तरीके ये वाले सब पोल्यूशन होते हैं। इसी तरीके से इस चैप्टर में भी बीच में अगर हम देखेंगे तो शॉर्ट्स क्वेश्चंस होंगे,
या इसमें देखो ये वाला जो है ना द लंदन स्मॉग है, इसको मैं वीडियो पार्ट 2 में करवा चुका हूँ। लॉस एंजलिस स्मॉग को भी करवा चुका हूँ। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को पोल्यूशन से रिगार्डिंग जो है क्वेश्चंस को अच्छे से देख ले कि पोल्यूशन को लेकर क्या क्या इशू है। एयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है, और इसके लिए एयर क्वालिटी के लिए क्वालिटी किस तरीके से होती है। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर को बहुत तेजी से, छोटा सा चैप्टर है न्यूक्लियर, और इसमें से एक क्वेश्चन ये जो है न्यूक्लियर हजार्ड यानी कि न्यूक्लियर पोल्यूशन क्या है, न्यूक्लियर पोल्यूशन से के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं, कोई हार्ड काम नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ इसको पढ़ना है और जो जो मैंने बताया है उसको ध्यान से देख लेना है, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर आपको हर चीज का आंसर मिल जाएगा। जिस तरह की ध्वनि प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत कौन से हैं, ध्वनि प्रदूषण के लिए स्तर, जैसे कि अगर ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो ध्वनि प्रदूषण का जो ये टेबल है, अगर आपको थोड़ी सी भी टेबल याद है और टेबल के बारे में, जैसे कि ये टेबल से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि ये टेबल आपको पूरी दे दी जाएगी। ठीक है, और इससे आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें कि 0 से 2 डेसिबल, डी और बी डेसिबल में मापी जाती है। ठीक है, ध्वनि स्तर को डेसिबल में। ठीक है, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140। तो कानाफूसी करना जो है बिल्कुल एकदम हल्की सरहाट सी जो होती है, उस वो होती है 0 से 20 का जो डेसिबल है। फिर धीमी जो है और मध्यम जो होती है वो 40 से 60। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि जो मध्यम जो डेसिबल है वो कितना होता है, तो 40 से 60। ठीक है, और बहुत तेज, और एक तरीके से एकदम 120 से 140 तो है ना, एकदम जैसे कि जेट विमान होते हैं, ट्रेन का हॉर्न होता है, बहुत तेज से बजता है एकदम, लाइक जैसे कि बिल्कुल एकदम कान में चुभती हैं आवाजें। तो जो कान में चुभे और लाइक दर्द सा हो जाए हमारे शरीर को एकदम कि भाई बहुत तेज है, तब सिर में दर्द हो जाएगा इतनी आवाज सुन के, तो वो जो है ना आवाज 120 से 140 डेसिबल के बीच में होती है। फिर इसके बाद इसमें पूछा जाता है कि भाई क्या वो वायु प्रदूषण के प्रभाव कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रभाव है, जैसे कि उच्च तीव्रता ध्वनि के प्रभाव, और उसके बाद है विस्फोट ध्वनि के प्रभाव। ठीक है, ये आपको इसके अंदर मिल जाएंगे 5-6। फिर इसको नियंत्रण कैसे किया जा सकता है ध्वनि प्रदूषण को, स्रोतों पर शोर को खत्म करके, ध्वनि संरक्षण के पथ संशोधन करके, रिसीवर को किसी प्रकार की सुविधा प्रदान करके, ये हम देख सकते हैं इजीली इसके अंदर। ये जो था पूरा चैप्टर हमारा, इसमें पोल्यूशन के बारे में ही है, इसमें पूरा पोल्यूशन के बारे में ही है। इसमें जैसे कि जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। इससे पहले जो है आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से पहले आप जो शब्दावली होती है उनको जरूर देख ले। शब्दावली से एक एक दो दो नंबर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रदूषण क्या है और विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों और प्रदूषण का वर्णन कीजिए, यानी कि व्हाट इज पोल्यूशन एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ द पोल्यूटेंट एंड पोल्यूशन। The second question is what do you understand by the air pollution and describe the various causes, यानी कि वायु प्रदूषण के बारे में आप क्या समझते हैं और इसके विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, शॉर्ट्स में आपसे पूछा जा सकता है कि एयर पोल्यूशन टॉलरेटरी क्या है, फिर इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक के बारे में भी पूछा जा सकता है। ध्वनि प्रदूषण के बारे में, या मानव कितनी ध्वनि सुन सकता है। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द न्यूक्लियर हैजार्ड्स एंड व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि परमाणु खतरों का कारण क्या है और मानव आबादी पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है या पड़ता है। आप सभी जानते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी पर जब प्रथम जो हमला हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, तो आप सभी जानते हैं हिरोशिमा नागासाकी आज तक ये क्या अपने हजारों से हजारों साल तक वहां पर कुछ भी पैदा नहीं हो सकता। लाइफ में वहां कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता, एक उग नहीं सकता, ना ही वह ह्यूमन के लिए क्या, जो भी इंसर्ट्स है या जो भी बीइंग है धरती के ऊपर, वो उस वहां पर जीना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो चैप्टर 9 है, चैप्टर 9 भी पॉल्यूशन ही है, जिसके अंदर वाटर, थर्मल एंड सॉइल पॉल्यूशन के बारे में बताया है।
ठीक है। तो इसके बाद लास्ट में जो हम देखते हैं वो है चैप्टर 10। चैप्टर 10 को मैं करवा चुका हूँ यूनिट पार्ट 2 वीडियो के अंदर। इस चैप्टर को चैप्टर 10 को करके जरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे जो ई वेस्ट है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट्स भी लॉन्ग भी। और इसमें कुछ केस स्टडीज़ हैं। केस स्टडी जो है मैंने बहुत सारी केस स्टडीज़ के अंदर करवाई हैं। ठीक है, जैसे कि ये 3-4 केस स्टडी है न्यूक्लियर को लेकर, वाटर को लेकर। फिर इसके अंदर जो एक बहुत ही अच्छी एक ग्लोबल केस स्टडी के बारे में बताया गया है, जो कि इंदौर के अंदर है। इंदौर का आप सभी जानते हैं कि इंदौर जो है एक केस स्टडी के तौर पर अपशिष्ट प्रबंध के लिए वैश्विक मॉडल के रूप में प्रस्तुत हुआ है। ठीक है, इंदौर शहर के एक बड़े शहरों में से आता है। 2019 के बाद से लगातार 3 बार भारत की सबसे स्वच्छ शहरों में इसका नाम आ चुका है। तो आपको थोड़ा सा ये इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या क्या इन्होंने किया, क्या क्या वेस्ट मैनेजमेंट को लेके इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, और वहाँ की जो नगर पालिका थी यानी इंदौर नगर निगम जो है उसने किस तरीके से इसके अंदर अहम रोल निभाया। और सबसे बड़ा जो रोल होता है किसी भी सोसाइटी को या किसी भी सिटी को साफ करने के लिए, वो वहाँ की जनता होती है। वहाँ की जनता अगर साथ ना दे तो किसी भी प्रकार का जो है इस तरीके का वेस्ट मैनेजमेंट टाइप का मॉडल पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो इस टाइप के जो है क्वेश्चन आप इसके अंदर कर ले। और आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझे टेलीग्राम पर भी जो मेरा चैनल है, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उसमें आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, या चैट बॉक्स पे मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ कि आप चैट बॉक्स में भी जो है अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। आपको किस न्यू टॉपिक पर या किस टॉपिक पर वीडियो बनवानी है उसको भी लिख सकते हैं। उस पर मैं वही वीडियो बनाने के उस पर वीडियो बना सकता हूँ जो आपका सजेशन रहेगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।